जरा सोचो आपको एक ऐसी गर्लफ्रेंड मिल जाए जो असल में खूनखार जानवर हो, जिसमें हजारों जानवर की ताकत हो। ऐसा ही होता है हैंसन के साथ। अब जब हैंसन को ये पता चलेगा तो क्या क्या होगा वो हम देखेंगे इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत हैंसन नाम के लड़के को दिखाने से होती है, जो किसी अनजान क्रीचर से डरकर भाग रहा होता है। साथ ही उसने कोई कपड़े नहीं पहने हुए होते हैं और भागने के चक्कर में वो छत से नीचे गिर जाता है और इस वजह से उसे काफी चोट आती है। और इसी दौरान सीन यहाँ से 36 घंटे पहले के समय पर शिफ्ट होता है और वहाँ पे हम हैंसन को एक अमीर लड़की के साथ देखते हैं, क्योंकि हैंसन काफी ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ होता है। इसीलिए वो एक डेटिंग ऐप के जरिए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लड़कियों को डेट करता था जो अमीर थी। यहाँ पे हैंसन का प्लान था कि वो लड़की से शादी करने के बाद उसकी दौलत से अपना कर्जा उतार दे। इसीलिए वो एक अमीर लड़की की तलाश करता रहता था ताकि वो उससे शादी कर पाए। लेकिन यहाँ पे वो लड़की हैंसन के बारे में जानने के बाद उसे रिजेक्ट कर देती है और साथ में उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती भी करती है, जिसके जवाब में हैंसन उसे कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो केक वो लाया हुआ होता है उसे लेकर चला जाता है, जिससे हमें हैंसन की हालत का अंदाजा हो जाता है। यहाँ से हमें चल जाता है पता कि हैंसन उस केक के पैसे को खराब नहीं करना चाहता था। फिर इसके बाद हम हैंसन को एक जू में काम करते हुए देखते हैं, जिससे वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए करता था। फिर इसी दौरान उसे डेटिंग साइट के रिप्रेजेंटेटिव का फोन आता है, जिसके जरिए वो अमीर लड़कियों को डेट किया करता था, जिससे हैंसन को चलता था पता कि उसे एक और अमीर लड़की को डेट करने के लिए जाना है। अगले दिन हैंसन के पिता उसे वीडियो कॉल करते हैं, जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है, जिस वजह से वो एक मेंटल हॉस्पिटल में थे और वो हमेशा से अजीब बातें करते थे। उन्हें लगता था कि हैंसन कोई स्पेशल एजेंट है। और यहाँ पे वीडियो कॉल में हैंसन देखता है कि हॉस्पिटल का स्टाफ उसके पिता के साथ बहुत गलत तरीके से पेश आता है और साथ में वो लोग हैंसन को धमकी देते हैं कि अगर उसने हॉस्पिटल का बिल नहीं भरा तो वो लोग उसके पिता को हॉस्पिटल से बाहर निकाल देंगे। फिर इसके बाद हैंसन दुखी मन के साथ दूसरी अमीर लड़की से मिलने जाता है और इस बार जो लड़की हैंसन से मिलने आई हुई होती है वो हैंसन को बहुत पसंद आती है। यहाँ पे लड़की हैंसन को अपना नाम शाओ बाई बताती है। साथ ही वो कहती है कि मैं तुम्हें काफी वक्त से ढूंढ रही हूँ। और साथ में बातचीत के दौरान वो लड़की कहती है कि असल में मैं एक फॉक्स डेमन हूँ, जिसे इंसान हाइब्रिड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे शाओबे अपने बारे में बता रही होती है, लेकिन हैंसन का दिमाग उस पर नहीं बल्कि वहाँ पर आए कुछ गुंडों पर होता है। शायद वो लोग हैंसन के लिए ही यहाँ पर आए हुए होते हैं, जिनसे बचने के लिए हैंसन वहाँ से उठता है और वॉशरूम चला जाता है। लेकिन वो गुंडे हैंसन के पीछे वहाँ पर भी आ जाते हैं। दरअसल हैंसन ने कभी इन लोगों से 2 मिलियन युआन उधार लिए थे, जिसे अभी तक वो चुका नहीं पाया था। इसलिए वो उसे मारते हुए अपने बॉस के पास ले जाते हैं। हैंसन उसके बॉस के पास पहुंचकर उससे कुछ और दिन का समय मांगता है, जिस पर वो हैंसन को सिर्फ 1 दिन का और समय देता है और साथ में वो ये कहता है कि अगर तुम पैसे वापस नहीं ला पाए तो मैं तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को काट कर उन्हें बेचकर अपने पैसे वसूल लूंगा। फिर इसके बाद हैंसन अपने घर में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो लड़की शाओबे उसे मिलने के लिए आती है, जिसे अपने घर में देखकर हैंसन पहले तो घबरा जाता है। फिर इसके बाद वो उसे यहाँ आने की वजह पूछता है, लेकिन शाओबे उसकी बात को नजरअंदाज करके उसके शरीर में किसी चोट की निशान की खोज करने लगती है और जैसे वो उसे दिख जाता है तो शाओबे काफी खुश हो जाती है। दरअसल हैंसन जब छोटा था तो उसने एक फॉक्स की जान बचाई थी, जिस दौरान हैंसन को ये चोट लगी थी और शाओबे वही फॉक्स थी। इसीलिए तब से ही शाओबे हैंसन के बड़े होने का इंतजार कर रही होती है ताकि वो हैंसन से शादी कर सके। लेकिन हैंसन को शाओबे की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो एक फॉक्स डेमन है। इसीलिए शाओबे उसके सामने ही एक फॉक्स में बदलने का फैसला करती है, जिसके लिए वो पहले बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है और इसके बाद वो एकदम से बहुत बड़े फॉक्स में बदल जाती है। ये देख के हैंसन की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है और वो उस फॉक्स से दूर जाने की कोशिश करता है, जिसे ऐसा करते देख फॉक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो हैंसन के कपड़ों को फाड़ डालती है, जिस कारण हैंसन को लगता है कि वो उसे खाना चाहती है। इसीलिए वो उससे भागने की कोशिश करता है और इस दौरान फॉक्स भी उसका पीछा कर रही होती है और इसी बीच हमें हाइब्रिड की दुनिया को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम डिटेक्टिव होंग नाम के आदमी को देखते हैं। दरअसल होंग एक ऐसी एजेंसी में काम करता था जिनका काम होता था कि वो हाइब्रिड दुनिया में रहकर ये देख सके कि वो सारे जानवर सही से नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, जिसमें से उनका एक ये रूल होता है कि कोई भी हाइब्रिड किसी भी इंसान के सामने अपने असली पहचान को नहीं बता सकता है। जो कोई ऐसा करता है ये लोग उसे रोकने के लिए जाते हैं और इससे पहले शाओबे ने कुछ ऐसा ही किया था, जिसे रोकने के लिए ये एजेंट्स पहुंच गए थे। दूसरी तरफ जब हैंसन के पास भागने के लिए कोई भी जगह नहीं बचती है तो वो रुक जाता है, लेकिन तब फॉक्स कुछ भी नहीं करती। लेकिन जब हैंसन उस फॉक्स को छूने की कोशिश करता है तो वो जोर से दहाड़ करती है, जिस कारण हैंसन छत से नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी उसी वक्त एजेंट आते हैं और उसकी जान को बचा लेते हैं और साथ ही में वो लोग वहाँ पे मौजूद इंसानों की यादें मिटाने में लग जाते हैं, जिन्होंने शाओबे को फॉक्स के रूप में देखा था। इसके लिए वो एजेंट्स सभी की तरफ एक छोटा सा डिवाइस फेंकते हैं, जिसमें से जब एक डिवाइस हैंसन की तरफ आ रहा होता है तो शाओबे उस डिवाइस को हैंसन की तरफ पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देती है। हालांकि उस बेचारी को वो लोग वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं, क्योंकि ज्यादा शराब पीने की वजह से वो बेहोश हो गई थी और ये लोग हैंसन को बेहोशी की हालत में वहीं छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद हम हैंसन को अगली सुबह उसी के घर में देखते हैं, जहाँ पर वो होश में आने के बाद आ गया था। लेकिन यहाँ पे दोबारा से वही गुंडे हैंसन को परेशान करने के लिए आ जाते हैं। साथ ही वहाँ पे हैंसन को उन गुंडों से बचाने के लिए शाओबे भी आ जाती है। ये साफ जाहिर होता है कि वो यहाँ पे एजेंट से भागकर आई हुई है। शाओबे
यहाँ पे हैंसन को बचाने के लिए सिर्फ आधे फॉक्स में बदलकर सबको डरा देती है, यानी कि यहाँ पे उसका चेहरा फॉक्स का और बाकी शरीर इंसानों का होता है। गुंडे तो वहाँ से डरकर भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इस कारनामा को देखकर एजेंसी को चल जाता है पता। लेकिन यहाँ पे होंग दोबारा से उसे पकड़ने की बजाय याददाश्त बुलाने वाली डिवाइस को भेज देता है और इस बार भी यहाँ पे शाओबे हैंसन तक ये डिवाइस पहुँचने से पहले उसे नष्ट कर देती है। फिर उसके बाद वो हैंसन से वही बातें करती है। वो कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मुझे तुमसे शादी करनी है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करूंगी। फिर इसके बाद हैंसन कहता है कि उस वक्त मैंने तुम्हारी जान गलती से बचा ली थी और मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो क्योंकि मेरी जिंदगी में और भी कई सारी प्रॉब्लम्स है। इसी दौरान यहाँ पे डिटेक्टिव होंग से मिलने के लिए युन नाम का बाज आता है क्योंकि युन इस एजेंसी में कमिश्नर की पोजीशन पर होता है, इसीलिए यहाँ पे उसकी बात सबको माननी पड़ती है। युन होंग से कहता है कि शाइबे बहुत खास तरह की हाइब्रिड है और तुम्हें उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा क्योंकि उसके सर पर एक आम इंसान से शादी करने का भूत सवार है। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इंसान का खून हाइब्रिड से मिलने के बाद गंदा हो जाए, इसीलिए शाओबे को किसी भी तरह रोकना होगा। यहाँ पे हैंसन एक बार फिर से एक और अमीर लड़की से मिलने के लिए आता है जो उसे शादी करने के लिए तैयार भी हो जाती है। साथ ही वो हैंसन से ये भी वादा करती है कि मैं तुम्हारे सारे कर्ज भी चुका दूंगी, लेकिन इसके बदले में मेरी सिर्फ इतनी सी शर्त है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी रिलेशन नहीं बनाऊंगी और शादी के कुछ महीनों बाद हम तलाक ले लेंगे ताकि उसके बाद मैं अपने मनपसंद लड़के से शादी कर पाऊं, क्योंकि उस वक्त मेरे पेरेंट्स अभी की तरह नहीं रोकेंगे। और हैंसन भी उसकी इस शर्त को मान जाता है, लेकिन वहाँ पे तभी शाओबे आ जाती है और वो वहाँ पे उस लड़की से कहती है कि मैं इसकी बीवी हूँ और इस कारण वो लड़की वहाँ से चली जाती है और हैंसन का प्लान भी फेल हो जाता है, जिस वजह से हैंसन को बहुत गुस्सा आता है और वो शाओबे को बताता है कि मुझे किसी अमीर लड़की से शादी करनी है ताकि मैं अपने सारे कर्जे वगैरह चुका सकूं, क्या तुम मुझे इतने पैसे दे सकती हो। यहाँ पे हैंसन की बातें सुनने के बाद शाओबे बहुत उदास होकर चली जाती है, जिसके बाद हैंसन से मिलने के लिए यहाँ पे खुद कमिश्नर युन आता है और वो हैंसन को बताता है कि बहुत साल पहले पृथ्वी पे ऐसे जेनेटिक्स वाले एनिमल्स आए जो छुपकर इंसानों के बीच में रहने लगे, जिस वजह से समय के साथ पृथ्वी के इकोसिस्टम में रहने के कारण उनका भी म्यूटेशन हुआ और उन्हें हाइब्रिड कहा जाने लगा। यहाँ पे युन हैंसन को एक इंजेक्शन देते हुए कहता है इसे तुम किसी भी तरह से शाओबे के गले में लगा दो, फिर इसके बाद हम सब कुछ संभाल लेंगे। और साथ ही इसके बदले युन हैंसन को लालच देता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं इसके बदले में तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम अपने सारी मुसीबतों को खत्म करने के बाद अपने आगे की जिंदगी ऐशो आराम से जी पाओगे। इतना कहने के बाद युन वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हैंसन सोच में पड़ जाता है कि उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं। हैंसन यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क में शाओबे से मिलता है, जहाँ पे शाओबे उसे कुछ पैसे देती है जिसे शाओबे ने कूड़ा उठाकर कमाया हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे हैंसन उसे कहता है कि इतने पैसों से कुछ भी नहीं होगा, मुझे इससे कई गुना ज्यादा पैसे चाहिए। साथ ही यहाँ पे हैंसन के पास बहुत अच्छा समय होता है कि वो शाओबे को वो इंजेक्शन लगा दे, लेकिन पता नहीं क्यों वो ऐसा नहीं करता। फिर इसी बीच और ज्यादा पैसे कमाने के लिए यहाँ पे शाओबे क्लब में डांसर का काम करने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही हैंसन को ये बात चलती है पता तो वहाँ पे हैंसन जाता है और शाओबे को वहाँ से ले जाता है, जिसका ये साफ मतलब होता है कि उसे शाओबे की परवाह थी। यहाँ पे हैंसन शाओबे को युन कमिश्नर के इरादे के बारे में बताता है, जिसके बारे में जानकर शाओबे हैंसन से कहती है कि अगर तुम्हारी इससे मुश्किलें खत्म हो जाती हैं तो मैं तुमसे खुद कहती हूँ कि मुझे ये इंजेक्शन लगा दो। लेकिन हैंसन उसके साथ ऐसा करने के बजाय अपने प्यार का इजहार करता है, जिसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के रिचुअल के अनुसार शाओबे अपने हाथ में एक कट लगाती है और एक कट हैंसन के हाथ में, जिसके बाद दोनों हाथ मिलाते हैं और इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। जाहिर है शाओबे के लोग इसी तरह शादी करते होंगे। फिर हम दूसरी साइड कमिश्नर युन को देखते हैं, जिसे शाओबे और हैंसन की लोकेशन की खबर मिल जाती है। इसके बाद वो तुरंत क्लब में पहुंचता है, जहाँ पे युन को चलता है पता कि वो लोग वहाँ से निकल चुके हैं। इसके बाद युन, होंग और बाकी सारे एजेंट्स हैंसन और शाओबे को उसके घर के करीब पहुंचकर घेर लेते हैं। फिर इस दौरान हम देखते हैं कि हैंसन युन का ध्यान बटाने की कोशिश करता है, जिससे शाओबे और हैंसन वहाँ से भाग सके, लेकिन वो वहाँ से भागने में नाकामयाब हो जाते हैं। साथ ही में जब युन हैंसन को पकड़ता है और उसे मार डालने की धमकी देता है तो ये देख हैंसन की जान बचाने के लिए शाओबे युन के सामने सरेंडर कर देती है, लेकिन उससे पहले उसे अरेस्ट किया जाता। वहाँ पर वही गुंडे आ जाते हैं जिससे हैंसन ने पैसे उधार लिए थे और इस मौके का फायदा उठाकर शाओबे तुरंत फॉक्स में बदल जाती है और वहाँ से हैंसन को उठाती है और भाग जाती है। मगर युन इतनी आसानी से उसे कैसे छोड़ देता। भागते वक्त युन शाओबे पर एक एरो से निशाना लगाता है, जिसके लगने के कारण शाओबे घायल हो जाती है। यहाँ पे उसकी ऐसी हालत को देखकर हैंसन को नहीं समझ में आता है कि आखिर वो क्या करे। तभी वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए शाओबे की एक हाइब्रिड दोस्त आती है। वो शाओबे के जख्म पर एक खास तरह का जादुई मरहम लगाती है, जिसके बाद शाओबे जल्दी ही ठीक हो जाती है। इसी के साथ हमें चलता है पता कि शाओबे की दोस्त असल में फिल्मों में काम करती है, इसीलिए वो शाओबे और हैंसन को उनका भेष बदलकर उन्हें शूटिंग दिखाने के लिए लाती है। लेकिन यहाँ पे भी उन दोनों का पीछा करते हुए युन वहाँ पे आ जाता है, जिससे शाओबे हैंसन के साथ एक बार और भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार युन पूरी तैयारी से आया हुआ होता है। दरअसल युन हैंसन के पिता को अपने साथ लाया था, जिसे देखकर हैंसन और शाओबे को रुकना पड़ता है। युन यहाँ पर हैंसन को धमकी देता है कि वो उसके पिता को मार देगा और ये देखकर शाओबे हैंसन के हाथों से
जबरदस्ती उस इंजेक्शन को अपनी गर्दन पर लगा लेती है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसे युन पकड़कर अपने साथ में ले जाता है। इसके बाद सीन यहाँ से 3 महीने आगे में शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पे हम हैंसन को देखते हैं, जो शौबे के बदौलत अमीर तो बन गया था, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। दरअसल युन ने अपना वादा निभाते हुए हैंसन को इतने पैसे दे दिए थे, जिसकी वजह से वो हर उस मुश्किल से निकल चुका था जिनसे वो कभी निकलना चाहता था। यहाँ तक कि उसके पिता भी अब पहले से काफी बेहतर हो गए थे, लेकिन यहाँ पे हैंसन शौबे को वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसीलिए वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो पहले रहता था। लेकिन वहाँ पे पहले से ही होंग उसका इंतजार कर रहा था, जहाँ पे होंग हैंसन को कहता है कि तुम्हें शौबे को उस दरिंदे के हवाले नहीं करना था। युन ने उसको एक खास तरह की जेल में कैद करके रखा है, साथ ही वो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। होंग की इस बात को सुनकर हैंसन उससे कहता है कि मुझे तुम किसी भी तरह से उस जेल तक पहुंचा दो, मैं शौबे को निकाल लाऊंगा, मुझसे जो भी कुछ हो सकता है मैं उसे बचाने के लिए करूंगा। यहाँ पे हैंसन की ये बात सुनकर होंग उसे एक आदमी के पास ले जाता है और यहाँ पे वो आदमी अपने जादू से हैंसन के चेहरे को युन के चेहरे में बदल देता है ताकि हैंसन आसानी से जेल में दाखिल हो पाए। ये लोग एक ब्रिज से होते हुए सीधे उस जेल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर शौबे कैद थी। हैंसन युन के भेष में था, इसलिए उसे जेल में जाने में कोई खास तकलीफ नहीं हुई। फिर इसके बाद वो शौबे के पास पहुंच जाता है, जिसकी याददाश्त थोड़ी धुंधली हो चुकी थी, मतलब कि युन ने शौबे की याददाश्त पूरी तरह से मिटा दी थी। जिसके बाद हैंसन अपने हाथ में वही निशान दिखाता है और अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है, तभी शौबे को कुछ याद नहीं आता। फिर इसी बीच यहाँ पे होंग आ जाता है और होंग हैंसन से कहता है कि बातों में समय बर्बाद मत करो और जल्दी से यहाँ से शौबे को लेकर निकलो। दोनों शौबे को लेकर बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन उसी बीच वहाँ पे हैंसन का सामना असली युन से हो जाता है और वहाँ पे खड़े लोग दो युन को देखकर हैरान हो जाते हैं। ये देखकर असली युन अपने पंख खोलकर उन्हें दिखा देता है, जिससे साफ चल जाता है पता कि वही असली है। यहाँ पे सच्चाई सामने आ जाती है और यहाँ पे हैंसन शौबे के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे गार्ड्स घेर लेते हैं। तभी वहाँ पे कुछ कैदी निकलते हैं जो यहाँ से सुरंग के जरिए भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी खराब किस्मत की वजह से वो सब इनके बीच में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे गार्ड्स उन सभी कैदियों को पकड़ने के लिए जाते हैं, तो उनमें से एक कैदी वहाँ पे लगे एक लीवर को खींच देता है, जिससे वहाँ पर कैद सभी लोग आजाद हो जाते हैं। फिर इसके बाद वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। दूसरी ओर शौबे हैंसन को नहीं पहचान पाती, इसलिए हैंसन का उसे लेकर भागना बहुत मुश्किल था। युन सभी कैदियों में से हैंसन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये करता देख होंग उसे नीचे खींचकर गिरा देता है और हैंसन युन को रोक कर रखने की कोशिश करता है ताकि होंग शौबे को लेकर यहाँ से निकल पाए। और शौबे को यहाँ से भागता देख युन एक चाकू से उसे मारने के लिए भागता है। यहाँ पे युन जब चाकू के साथ बढ़ रहा होता है तो बीच में हैंसन आ जाता है और हैंसन को घायल देख शौबे को सब कुछ याद आ जाता है, जिस कारण वो युन को अपने हाथ से उठाती है और बाहर फेंक देती है। जिसके बाद शौबे को इस तरह से टॉर्चर करने के जुर्म में युन को अरेस्ट कर लिया जाता है। साथ ही होंग का कमिश्नर के पोस्ट पर प्रमोशन हो जाता है और इधर शौबे और हैंसन भी साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं, जिन्हें बाद में एक बेबी भी होता है।